हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 29 अगस्त के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का बेसिक आइडिया है एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को एक ही कमांडर के अंडर रखा जाए फॉर ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल थिएटर, यानी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए। इस सिस्टम के जरिए एडवर्सरी बेस्ड थिएटर्स में जहां लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो, वहां डिफाइंड मिलिट्री गोल्स के साथ तीनों फोर्सेस मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस रिफॉर्म की शुरुआत सरकार ने 2019 में की थी, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस का पोस्ट बनाया गया था। इसी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए को भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि ट्रांजिशन को ओवरसी किया जा सके। अब करंट सिचुएशन में इंडियन आर्म फोर्सेस के पास टोटल 17 कमांड्स हैं। आर्मी के 7, एयरफोर्स के भी 7 और नेवी के 3 कमांड्स। हर एक कमांड को एक 3 स्टार रैंक ऑफिसर लीड करते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल या एयर मार्शल। इसके अलावा 2 ट्राई सर्विस कमांड्स भी हैं। पहला कमांड है अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि इंडिया के एकमात्र जियोग्राफिकल ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक ही कमांडर लीड करते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड या एसएफसी, जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल को मैनेज और ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बेनिफिट्स की बात करें तो पहला फायदा होगा कोहेजन में इंप्रूवमेंट। जब तीनों सर्विसेज एक ही साथ काम करेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। ये सिस्टम एक टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर के रूप में भी काम करेगा। दूसरा बेनिफिट है सीमलेस एफिकेसी। एक थिएटर कमांड के कमांडर के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के रिसोर्सेज होंगे, जिनको वो बिना किसी रुकावट के इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे। इसका एक एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर, जहां आर्म फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन ने सक्सेस इंश्योर किया था। तीसरा बेनिफिट है रैशनलाइजिंग द मैन पावर। जब एक सिंगल थिएटर कमांड बनेगा तो मैन पावर और रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और चौथा बेनिफिट बताया जाता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे अंडर द थिएटर कमांड सिस्टम, जिससे कॉस्ट और डुप्लीकेशन दोनों में रिडक्शन होगा। अगर कमिटीज की बात की जाए तो शेखेटकर कमेटी, जो कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर बनी थी, उसने भी रिकमेंड किया कि 3 इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाए जाएं। नॉर्दर्न कमांड जो चाइना बॉर्डर के लिए हो, वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान के लिए और सदर्न कमांड मैरीटाइम रोल के लिए। सदर्न कमांड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सजेशन दिया गया, साउथ ईस्ट थिएटर कमांड और साउथ वेस्ट थिएटर कमांड। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2019 से ही थिएटर कमांड्स बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन प्रोसेस में काफ़ी डिस्कशंस और मल्टीपल आइटरेशंस हुए हैं। कुछ ऑफिसर्स ने कंसर्न्स रेज किए रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन, कि कहीं एक सर्विस को दूसरे पर प्राइमेसी ना मिल जाए और ऑटोनॉमी खत्म ना हो जाए। इन कंसर्न्स पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर डिसोनेंस है तीनों सर्विसेज के बीच तो ये भी नेचुरल ही है और बेस्ट एफर्ट्स चल रहे हैं सबको साथ लेकर चलने के लिए। उनका कहना है कि इंटीग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन इसे स्पीड और प्लानिंग दोनों के बैलेंस के साथ एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। इंडिया के मिलिट्री को फ्यूचर रेडी बनाने की अल्टीमेट एम होनी चाहिए। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रिफॉर्म्स डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में क्रूशियल स्टेप बन सकते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां बात है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए एक नए एवेन्यू के रूप में उभर रहा है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली इंटरनेट के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज और फंड्स का ट्रांसमिशन होता है। इसके कई मोड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व, जैसे B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C दैट इज बिजनेस टू कस्टमर एक्सेट्रा। इंडिया के डोमेस्टिक ई कॉमर्स मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2022 में $83 बिलियन का था, जिसका प्रोजेक्शन है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक $150 बिलियन टच करेगा। लेकिन क्रॉस बॉर्डर यानी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये सिर्फ $4 to $5 बिलियन के आसपास ही था। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस नंबर को 50 to 60 टाइम्स तक बढ़ाकर
$200 to $300 बिलियन तक ले जाया जाए बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। अगर ये अचीव होता है तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट जंप आएगा जो अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स में भी इंप्रूवमेंट होगा, जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बूस्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमएसएमईज जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है उनको ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस मिलेगी। अब करंट डेवलपमेंट्स में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ग्लोबल ई कॉमर्स फर्म्स जैसे अमेजॉन और वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट के साथ कंसल्टेशंस शुरू कर दी है। इसका मकसद है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जाए उसके ऊपर बातचीत। ये डेवलपमेंट्स अभी स्पेशली रेलिवेंट है आफ्टर यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स अप टू 50%। ई कॉमर्स फर्म्स की डिमांड है कि इन्वेंटरी लेड मॉडल में भी एफडीआई अलाउ किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में बजट 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पीपीपी मॉडल में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सेट करने का अनाउंसमेंट किया था अक्रॉस द कंट्री। यहाँ एक छोटी सी बात और समझने की ज़रूरत है, मार्केट प्लेस और इन्वेंटरी लेड मॉडल के बीच के फ़र्क। मार्केट प्लेस मॉडल में प्लेटफॉर्म सिर्फ फैसिलिटेटर्स होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच, जैसे अमेजॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट। लेकिन इन्वेंटरी लेड मॉडल में प्लेटफॉर्म खुद के गुड्स ओन करता है और बेचता है कस्टमर्स को। फिलहाल इंडिया में 100% एफडीआई सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल में ही अलाउड है, इन्वेंटरी लेड मॉडल में एफडीआई अलाउड नहीं। इस रेस्ट्रिक्शन का मेन रीज़न है रिटेलर्स का अपोजिशन। उनका कहना है कि अगर इन्वेंटरी लेड मॉडल में एफडीआई अलाउ हो जाए तो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के एक्सटेंशन और एनहांसमेंट्स की बात। पीएम स्वनिधि स्कीम यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना जिनकी लाइवलीहुड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सीवियरली इम्पैक्ट हुई थी। इस स्कीम के तहत वेंडर्स को ₹10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है जिसे 1 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू रीपे किया जाता है। टाइमली रीपेमेंट पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है। सिडबी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गाइडेंस। ये लोन बिना किसी कोलैटरल के मिलता है वेंडर्स को। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा, गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। रिलेटेड टू दिस टॉपिक वर्किंग कैपिटल के बारे में समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसे जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की। यूनियन कैबिनेट ने अब स्कीम को दिसंबर 31, 2024 से एक्सटेंड करके मार्च 31, 2030 तक बढ़ा दिया है। लोन अमाउंट रिस्ट्रक्चरिंग भी की गई है। पहला ट्रांच अब ₹10,000 से बढ़कर ₹15,000 कर दिया गया है। दूसरा ट्रांच ₹20,000 से बढ़कर 25,000 हो गया है और तीसरा ट्रांच अभी भी 50,000 ही रहेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए नए इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, जैसे कि वेंडर्स को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर ₹1,600 तक कैशबैक मिल सकता है। और अगर कोई वेंडर अपना दूसरा लोन टाइमली रीपे करता है तो उसे यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। स्कीम की कवरेज अब स्टैट्यूटरी टाउन्स से आगे बढ़ाया गया है। अब ये सेंसस टाउन्स, पेरी अर्बन और रूरल एरियाज तक भी फेज वाइज इंप्लीमेंट होगा। इस एक्सटेंडेड वर्जन का लक्ष्य ये है कि ये 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट पहुंचाना, जिसमें से 50 लाख नए वेंडर्स होंगे। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में विद न्यू करंट अफेयर्स। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।